हाय एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन में लास्ट क्लास में ऑलरेडी सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ रखे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक जो मैंने हिंट दिया था लास्ट क्लास में, और वो है डी-अरेंजमेंट। और उसके बाद कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, ये जो डी-अरेंजमेंट है, मैंने टॉपिक का नाम ऑलरेडी लिख रखा है बोर्ड पे। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। तो देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा था कि डी-अरेंजमेंट मतलब क्या होता है। पहले तो मतलब समझें, उसके बाद फार्मूला, और उस फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, और जेई मेन फेवरेट और जेई एडवांस फेवरेट जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डी-अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ABC, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर बाद में उसको एक फार्मूलाइज कर दिया जाएगा। ये H1 H2 H3 सबसे सिंपल इसका एग्जांपल है। ये हमारे ABC के घर हैं, ABC। अभी क्या है कि A का जो होम है वो आप कह सकते हो H1, B का जो होम है वो H2, C का जो होम है वो H3। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं उन तीन के करस्पॉन्डिंग तीन प्लेसेज हैं। करस्पॉन्डिंग एक टर्म मैंने यूज़ किया, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसमें क्या करना है, डी-अरेंज का मतलब कि डिस्टर्ब करना है। और डिस्टर्बेंस का मतलब होता है बच्चों कि आपको पूरा डिस्टर्ब कर देना है। मतलब हमें एक काम ऐसा करना है कि जो A का घर H1 था, B का H2 और C का H3, अब हम इसको कितने तरीके से सेंड करें जिससे कोई भी अपने एक्चुअल घर में ना पहुँचे, मतलब सब लोग गलत घर में पहुँच जाएं। तो उसका नंबर ऑफ़ वेज को ही कहते हैं डी-अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि n ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग n प्लेसेस रहेंगे, करस्पॉन्डिंग वर्ड, और हमें नंबर ऑफ़ वेज निकालना है सच दैट नन ऑफ देम, मतलब ईच ऑफ देम गोज़ टू रॉन्ग एनवलप, या नन ऑफ देम गोज़ टू राइट एनवलप। इस तरह से भी कर सकते हैं। एनवलप कहिए, जैसे लेटर एनवलप का क्वेश्चन, या जैसे यहाँ हमने बोला कि स्टूडेंट और उनके होम, तो उससे रिलेटेड आएगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये तो एक्चुअल पोजीशन है। अगर हम नंबर ऑफ़ वेज निकालें तो H1 H2 H3, तो इसका तरीका होता है यहाँ BCA कर दो और CAB कर दो। एक बार चेक कर लेते हैं। B का जो H2 होता था ये गया H1 में, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सारे गलत हो गए। इसके अलावा आप कुछ भी और लिखोगे ना तो वो नहीं आएगा। तो इसका नंबर ऑफ़ वेज कितना आ गया, नंबर ऑफ़ वेज, जिसको मैं कह रहा था नाउ बोलता हूँ, तो नंबर ऑफ़ वेज, तो ये आ गया अपना 2। उसी तरह से क्या करना है, वैसे हमें जनरली n के लिए बात करनी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रूफ भी होता है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से प्रूफ करते हैं। बच्चों, प्रूफ में कुछ रखा नहीं है। प्रूफ इम्पॉर्टेंट रहता है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम ज़रूर शेयर करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। बच्चे देखिए, हमने आपका रिजल्ट बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। इसमें आपको क्या लिखना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 3 के केस में हमने 2 आंसर लिखे थे डी-अरेंजमेंट का। नंबर ऑफ़ वेज क्या लिखा था, 2। उसी तरह से यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स के लिए करस्पॉन्डिंग होता है। आप चाहें तो ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, इस बोर्ड पे हमने यही मेंशन किया है कि अगर मान लीजिए आपके पास n लेटर्स हैं और n करस्पॉन्डिंग एनवलप्स हैं, अब आपको नंबर ऑफ़ वेज बताना है जिससे आप लेटर्स को एनवलप में प्लेस करें और हर एक लेटर एक ही एनवलप में जाएं और कोई भी लेटर अपने अपने एनवलप में ना जाए। तो उसका नंबर ऑफ़ वेज बच्चों लिखने का तरीका होता है, उसको लिखते हैं n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई, वैसे तो ये होता है प्रॉपरली 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। याद रखने का तरीका ये है कि अगर ऑड नंबर है का फैक्टोरियल तो उसके सामने माइनस, इवन नंबर के सामने प्लस, फिर आपका 1 बाई 4 फैक्टोरियल, और ये चलता कहाँ तक जाएगा, इस तरह से माइनस 1 टू दी पावर n टाइम्स 1 बाई n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको याद रखना है। आप कह सकते हो कि सर ये जो है ये तो आपका 0 ही है, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, तो नो डाउट बच्चों 0 है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, और करके n फैक्टोरियल टाइम्स 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से अल्टरनेट करते माइनस 1 टू दी पावर n टाइम्स 1 बाई n फैक्टोरियल। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा,
डी अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स, इन सब के लिए हम लोग अब निकालते हैं कि क्या तरीका होगा। अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं, जैसे 3 के केस में हमने 2 दिखाया है, तो एक बार फॉर्मूले पे भी ट्रस्ट किया जाए कि ये 2 आ भी रहा है कि नहीं। तो उसके लिए देखा जाए तो मैं एक एक करके आपको वेरीफाई कर देता हूँ। बच्चों, इसको जो हमने लिखा था डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, n फैक्टोरियल टाइम्स 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब उसके बाद आएगा माइनस, फिर अल्टरनेट करके -1 टू दी पावर 1 n टाइम्स 1/n फैक्टोरियल। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि डी अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो दिस इज़ 3 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिखेंगे क्योंकि आगे का कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 विच इज़ 2, जिसको हम लोगों ने कंफर्म भी किया था। उसी तरह से डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो 4 फैक्टोरियल, ये 1/2 फैक्टोरियल, मतलब n की जगह मैं 4 रख रहा हूँ, माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1, ये होता है आपका 12 माइनस 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 9 के इक्वल, ये भी ठीक है। अब डी ऑफ 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल टाइम्स क्या लिखोगे 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा बच्चों ये 60। दूसरा कितना आएगा 120/3 फैक्टोरियल, मतलब 120/6 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 44। और डी ऑफ 6 निकालेंगे, डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। थोड़ा पेशेंस से आप लिखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर याद रहता है तो ठीक है, वैसे एक बार लिख के प्रैक्टिस करने में क्या जाता है ना, अपने घर का कुछ जाएगा नहीं। और हाँ, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें फार्मूला पहले दिन ही याद हो गया तो मैं क्यों लिखूं, तो बच्चों उसका तरीका ये है कि अगर आप नहीं लिखोगे तो आप भूल सकते हो, और जैसे ही भूल जाओगे तो फिर क्या कहोगे कि सर ने पढ़ाया भी था हमें याद भी नहीं है, फार्मूला एक ही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर याद रखें, ज़रूर मतलब निश्चित। तो ये कितना हो जाएगा 360, डायरेक्ट लिखता हूँ। 6 फैक्टोरियल होता है 720/6 माइनस 120, आगे प्लस 7, ये कितना आएगा 30, उसके आगे -6 और प्लस 1, तो ये थोड़ा देखो कितना होता है, तो ये होता है 240, और ये कौन है 24, और ये प्लस 1, तो 265। अब आगे नहीं लिखवाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है क्योंकि IIT JEE में एक बार क्वेश्चन आया था कि आपको 6 लेटर्स दिए हैं और उनके 6 करस्पॉन्डिंग एनवलप्स हैं, आपको नंबर ऑफ़ वेज बताना है जिससे सभी लेटर्स जो हैं रॉन्ग एनवलप में जाएं। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता तो आंसर ये लिख देते 265, लेकिन उसमें एक चीज़ कंडीशन मेंशन कर रखी थी कि जो लेटर 1 है वो हमेशा लेटर 2 में जाए। तो इसमें बच्चों ये कह सकते हो कि जब 6 चीज़ें हैं और गलतियां हम लोग कर रहे हैं, तो जो लेटर 1 की अगर बात करें तो L2 मतलब इन्वलप 2, इन्वलप 3, इन्वलप 6 तक ये इक्वल प्रायोरिटी में जाएगा। तो जो भी नंबर ऑफ़ वेज होगा, गलत करने के 5 ऑप्शंस हैं, तो इसको क्या करना था आपको, उस क्वेश्चन में इसको 5 से डिवाइड कर देना था और आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो हम लोगों को आइडिया लगे। तो ये बच्चों जो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैंने थ्योरी बताई है ना, इसमें सभी लेटर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे सभी स्टूडेंट गलत घर में गए थे, उसी तरह से सभी लेटर गलत इन्वलप में गए, कोई भी लेटर अपने वो एक्चुअल इन्वलप में नहीं गया। तो इसका तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, ये फार्मूले याद रखिए। ये इतना फार्मूला नहीं याद रखना है, ये याद रखना है डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। डी अरेंजमेंट का मतलब समझ गए, डी अरेंज मतलब सबको डिस्टर्ब करना, मतलब तहस नहस कर देना, मतलब कोई भी अपने घर पे ना जाए।
और एक चीज़ याद रखिएगा, लेटर्स के केस में अगर हम एक गलती करेंगे बच्चों तो 2 गलतियाँ अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि मैं ही हूँ, मान लीजिए किसी दूसरे के घर में गया तो फिर दूसरा वाला बेचारा कहाँ जाएगा, रोड पे तो जाएगा नहीं, वो कहीं और ही जाएगा। तो हमारे साथ साथ कोई और भी शिकार होगा, कहेंगे तो है ना कि हम तो डूबे ही सनम, आपको भी ले डूबे, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो मिनिमम 1 मिस्टेक का है या मिनिमम 2 मिस्टेक का है, आंसर सेम आता है इस केस में, पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इत्मीनान से पहले वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो देखिए, हमने आपको पहले केस में ये लिखा है कि इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर्स कैन पुट इन सेक्स। बच्चों, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, अपनी तरफ से अटैम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर कैन पुट इन 6 एड्रेस्ड एनवलप सच दैट एग्जैक्टली 3 लेटर्स गोज टू रॉन्ग एनवलप। एग्जैक्टली 3 लेटर्स अपने गलत डायरेक्शन में गए हैं। आपके पास पहले कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। कितने एनवलप हैं, 6 एनवलप हैं। आपको उसमें पोस्ट करना है, तो नॉर्मली लेटर जिस नाम का रहता है उसी एनवलप में हम लोग रखते हैं। अब हमें ऐसे पोस्टिंग करनी है जिससे एग्जैक्टली 3 जो हैं वो अपने गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, मतलब वो गलत जगह पे चले गए, और जो एग्जैक्टली बाकी बचे 3 इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में गए हैं। तो सही डायरेक्शन या सही एनवलप का नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 1, क्योंकि जिस नाम का लेटर रहेगा उसी नाम के एनवलप में सेंड करेंगे ना, तभी तो सही होगा। तो इसका आंसर पहले पार्ट का ये है कि आपको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यहाँ पे 1 A और B लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले पार्ट का बच्चों आंसर ये है, नंबर ऑफ़ वेज निकालना है, नंबर ऑफ़ वेज। तो ध्यान से देखना, हमने एग्जैक्टली 6 को सही डायरेक्शन में भेज दिया तो उसका नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा 1, और जो एग्जैक्टली 3 है उसको गलत जगह भेज देते हैं तो उसका ये फॉर्मूला लगा देते हैं। वैसे भी मैंने याद करवाया था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, 6 × 5 × 4/6 मल्टीप्लाइड बाई, इसका तो हम लोगों को पता ही है आंसर कितना आता है, 2। तो ये हो गया आपका कितना, 5 4 जा 20, 2 जा ये 5 4 जा 20, 2 जा 40 आंसर आएगा इसका पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का बच्चों जो ए पार्ट है और बी पार्ट है, पहले उसमें ध्यान रखना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 लेटर कैन पोस्ट इन 6 एड्रेस एनवलप सच दैट एट लीस्ट 1 लेटर गोज टू रॉन्ग एनवलप। मिनिमम एक गलती हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी गलती, ऑल द लेटर्स डू नॉट गो टू द राइट एनवलप। तो एट लीस्ट 1 लेटर गोज टू राइट एनवलप मतलब कि हम लोग को 6 अगर चीज़ें हैं और 6 वेज से अरेंज हो सकती हैं 6 प्लेसेस पे, तो कितने नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगे आपका, टोटल आप कहोगे कि सर 720 होंगे। लेकिन उसमें एक ऐसा मेथड होगा जो सभी लेटर अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे, तो उस एक केस को हटा देते हैं, क्योंकि एक अगर मिस्टेक करेंगे तो एटलीस्ट 2 भी रहता है ना, तो आंसर सेम ही लिखते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर ये है, और दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, तो आप लिखोगे डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स, जो हमने तो टोटल थ्योरी में बताया था वो कितना आया था 265। तो ये तो आप निकाल ही लोगे कि तो पहले पार्ट का आंसर हमने लिखा है 6 फैक्टोरियल माइनस 1 विच इज़ 719, और दूसरे पार्ट का आंसर है डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स विच इज़ 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। तो इसी का आंसर हम लोगों ने कितना लिखा था 265, हमने थोड़ी देर पहले भी डिराइव करवाया था। तो ये आपका 265 आ जाएगा। बच्चों इस टॉपिक में है कुछ नहीं, एक गिना चुना फार्मूला है, लेकिन हाँ उस पर जब क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट की बैंड बजने लगती है। तो मेरा सजेशन ये है कि एकदम इत्मीनान से पढ़ें। अब ये नहीं कि लास्ट टॉपिक है तो फू मार दिया और उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला आपके सामने है और आप उसको ज़रूर याद रखें। और उसके बाद हम लोग अब देखिए, तो हमने क्या किया, एक बार रिकॉल करा दें। यहाँ हमें एग्जैक्टली 3 गलतियाँ करनी थी, तो हमने क्या किया, एग्जैक्टली 3 को सही डायरेक्शन में भेज दिया, सही एनवलप में, और 3 मिस्टेक कर दिया एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है, कोई भी 3 हो सकता है ना, तो इसीलिए 6C3 का फॉर्मूला आया है। दूसरे पार्ट में क्या है कि 6
लेटर हैं 6 इन्वलप में सेंड करना था, मिनिमम एक गलती करनी थी, तो टोटल वेज में से वो गलती हटा, मतलब जो सही डायरेक्शन है उसको हटा दिया। तो आपको मैं कहूँ कि 6 लेटर आपके पास है और 6 इन्वलप हैं, तो कितने वेज से आप सही पोस्टिंग कर सकते हो? तो आप कहोगे 1, तो उस 1 को हटा दीजिए, एटलीस्ट 1 का आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट पे क्या है, सबको गलत डायरेक्शन में पोस्ट कर देना है। तो आप कहोगे कि ये तो रीअरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स है, तो उसका वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना बच्चों। नहीं करेंगे तो आप भी कहोगे कि सर को आंसर लगता है याद है, फटाफट लिख दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ आंसर की बात नहीं है, यहाँ थ्योरी की बात है। आप एक रिजल्ट है उसको याद रखिए, और आप जेई मेन जे एडवांस के अलावा भी कोई एग्जाम अगर देंगे तो उसमें भी ये तो बहुत फेवरेट है, ये तो आता ही रहता है, मतलब मुँह उठा के चला आता है, आप उसको कर दीजिएगा। क्लियर? तो अब हम लोग करते हैं अपना IIT JEE का क्वेश्चन, और उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। और जो अगला टॉपिक है बच्चों, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम अब चाहते हैं कि स्कोरिंग सेक्शन पे कुछ स्टार्ट किया जाए, तो हम आपको स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, जो हाईली स्कोरिंग है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं कह रहा था कि IIT JEE 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, इत्मीनान से आप पहले नोट करिए। इसमें देखो बच्चों, जो मैं आपको हिंट भी दिया था थ्योरी समझाते समय, कि टोटल आपके पास इस तरह का है, कहानी ये है कि आपके पास 6 लेटर्स हैं और इनके 6 करस्पॉन्डिंग एनवलप्स हैं। तो मान लीजिए इन्वेलप को हम E1, E2, E3, E4, E5 और E6 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये दिया है कि हम हर लेटर को ईच लेटर को एक एनवलप में प्लेस करते हैं, और हमें क्या करना है, सभी लेटर्स को रॉन्ग एनवलप में प्लेस करना है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो 1 एनवलप है, ये लिखा है ना कि मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवलप नंबर 2, मतलब 1 को ये कार्ड नंबर C1 C2 से लेकर CN या लेटर्स लिख दो, ये मान लीजिए लेटर्स हैं और ये इनके इन्वलप्स हैं। तो 1 को हमने 2 में प्लेस किया, तो उसका नंबर ऑफ़ वेज कितना होगा? तो देखिए, अगर हम रीअरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उसका आंसर हम लोगों ने 265 लिखा था। और ये ध्यान रखना कि IIT वाले देखो यहाँ भी आंसर चिपका रखे हैं, कोई डायरेक्टली ध्यान नहीं दिया तो 265 आंसर टिक कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों की जो 6 चीज़ें हैं गलत डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए कि मैं ही हूँ यहाँ पे और मैं गलती कर रहा हूँ, तो 5 इक्वल प्रायोरिटी से गलती कर सकता हूँ। तो वो जो 265 लिखे थे उसमें क्या होगा कि L1 E2 में जो गया होगा उसके नंबर ऑफ़ वेज, E3 में गया होगा उसके नंबर ऑफ़ वेज, E4 में गया होगा उसके नंबर ऑफ़ वेज, E6 में गया होगा उसके नंबर ऑफ़ वेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे ये पॉइंट था, अगर ये पॉइंट आपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन आपका मतलब आप पढ़ेंगे और आंसर कर देंगे, और अगर नहीं पकड़े तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो आंसर है, पहले तो रीअरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स लिखना है, होल डिवाइडेड बाई क्या करना है, 5 कर देना है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसी क्लास में निकाल रखा है, मैं दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 × 25 और 5 × 15, तो 53। तो ये आ जाएगा बच्चों 53। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली पढ़ा है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन किए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़रूर एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज़ करिए प्रॉपरली। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि रीअरेंजमेंट में सिंपली एक फार्मूला है, और उसके बाद हम लोगों ने जैसे कुछ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किए, और जो IIT JEE का क्वेश्चन किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसमें जो लेटर 1 है वो लेटर 2 में ही जाता है। तो वो हमने आंसर कैसे निकाला था, रीअरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट होल डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि वो L1 जो है वो गलतियाँ जो कर रहा है वो इक्वल नंबर्स में रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों अब देखो, इसके बाद क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो क्वेश्चन की सीरीज़ आप जितना करो उतना कम है। मैथ्स में तो क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इतना कर लिए तो वो जस्ट सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक होता है कि इतना हम कर लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो अपना अगला टॉपिक है बच्चों वो है स्टैटिस्टिक्स, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक में, और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग कवर करने के बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, और कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक आपके पैरेलल चलें। क्योंकि देखिए, एक मोनोटोनस टॉपिक का कई बच्चों का ये आ रहा था कि सर थोड़ा सा चेंज कर करके पढ़ाएंगे तो टेस्ट अलग अलग होता है हर सेक्शन का, और उससे हम तो स्कोरिंग सेक्शन पहले पढ़ा दीजिए। तो बच्चों अब हम वहीं करेंगे, जो पार्ट आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है।